हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट MPPSC नोमककारी। आई होप आप सब ठीक होंगे, घर में स्वस्थ रहते हुए फुल एंजॉय के साथ स्टडी भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं हमारे ये चैनल मेंस राइटिंग के पर्पज़ से चल रहा है यहाँ पे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आज हमारा 2015 का पेपर थर्ड का पार्ट ए करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑर्गन गैस एवं उपयोग। तो ऑर्गन गैस यह एक रासायनिक तत्व है व निष्क्रिय गैस भी है। यह वायुमंडल में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। मतलब 0.93%। और नाइट्रोजन है जो, तो वो 78% है। ऑक्सीजन है तो वो 20% है, जो कि आप सब जानते हैं। माना जाता है कि CO2 से लगभग 23 गुना अधिक है यह गैस अपने वायुमंडल में। यह पृथ्वी की सर्वाधिक मात्रा में मौजूद निष्क्रिय गैस मानी जाती है। हम अक्रिय गैस के बारे में जानें तो यह एक रासायनिक तत्व है जो साधारण परिस्थिति में बिना किसी रंग, गंध या स्वाद के गैस के रूप में रहते हैं। इस गैस में केवल एक परमाणु वाले कण होते हैं। तो प्रकृति में 6 निष्क्रिय गैसें हैं। आप सब जानते हैं। हमारी आवर्त सारणी में 18वें स्तंभ में हम देखते हैं तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब गैसें हैं जो अक्रिय गैसें मानी जाती हैं। तो ऑर्गन को वायु से हम प्रभाजी आसमन द्वारा अलग करते हैं। तो इसके उपयोग किस किस में किए जाते हैं? बिजली बल्ब बनाने में किया जाता है। मिश्र धातुओं को आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में किया जाता है। और हल्की तथा ज्वलनशील होने के कारण गुब्बारों में भरने तथा मौसम संबंधी अध्ययन में किया जाता है। तो इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। तो यह एक रासायनिक तत्व, एक निष्क्रिय गैस है। इसका उपयोग मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग, जो यहाँ पे आग लग गया है तो आर्क है, आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण तैयार करने तथा बिजली के बल्ब में भरने के लिए किया जाता है। इसकी मात्रा 0.93% है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो जेल क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम जानते हैं पहले। तो यह एक पृथक्करण विधि है। क्रोमेटोग्राफी वह विधि है जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को पृथक किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी एम स्वेट नामक वनस्पति वैज्ञानिक ने 1886 में प्रारंभ की थी। इन्होंने ईथर, क्लोरोफिल या पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट के स्तंभ द्वारा पृथक किया था। तो अब हम जेल क्रोमेटोग्राफी के बारे में देखते हैं। तो यह भी एक पृथक्करण विधि है। तो जेल क्रोमेटोग्राफी, इसमें अणुओं का पृथक्करण उनके माप, आकार तथा आणविक भार के आधार पर किया जाता है। इस तकनीक को आणविक छनना या आणविक एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है थर्ड, आइसोबार्स। तो यह होता है समभारिक, एक होता है आइसोबार। तो वो होती है समदाब रेखा जो अपने मानचित्र में दर्शाई जाती है। तो समदाब रेखा होती है, ये है समभारिक। तो अलग अलग पदार्थों या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, तो उन्हें अपन समभारिक या आइसोबार्स कहते हैं। जैसे ऑर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। तो किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि समभारिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। आवर्त सारणी में समभारिकों का स्थान अलग अलग होता है। इनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम 3 देख चुके हैं, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो इनका परमाणु क्रमांक क्या है? 18, 19 और 20। और इनका परमाणु भार है जो 40 होता है। तो इनका परमाणु भार समान है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है द्विक लवण। तो द्विक लवण क्या होता है? दो अलग अलग मिश्रण होते हैं। इनके लवणों के अलग अलग मिश्रण होते हैं। इसमें दो साधारण लवण सामान्य ऋणायन होते हैं। यहाँ पे ऋण छूट गया है तो ऋण आयन होते हैं।
इसमें उदाहरण के लिए बताया गया है टुटुन का लवण। इसका उपयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया के विश्लेषण के लिए किया गया और रसायनों में प्रकाश के फैलाव की घटना को समझने के लिए इस लवण का उपयोग किया जाता है। हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं फिटकरी को, जिसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत होता है, जैसे अचार आदि को सुरक्षित रखने में, मतलब अचार को अपन लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। द्विक लवण का अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में ही पाया जाता है। तो एग्जाम्पल में देख ही लिया अपन ने फिटकरी, जो कि कठोर होता है, ठोस होता है। जब द्विक लवण को जलीय विलयन में डाला जाता है तो यह आयनों में विभक्त हो जाता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसका संबंध अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर वैज्ञानिक कार्यों से है। इसका संबंध अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर वैज्ञानिक कार्यों से है और इसका इस्तेमाल हम सूक्ष्म एवं उन्नत कंप्यूटरों के विनिर्माण में करते हैं। यह सूक्ष्म प्रौद्योगिकी से कहीं अधिक सूक्ष्म स्तर पर काम करती है। जैसे वर्तमान में नैनो टेक्नोलॉजी से नैनो रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो शल्य चिकित्सा में सहायता करेंगे और महत्वपूर्ण जैव वैज्ञानिक की दृष्टि से महत्वपूर्ण अणुओं का निर्माण भी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है। तो बहुत से ऐसे जो छोटे छोटे काम है वो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से अपने यहाँ पर हो रहा है। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्लोन। तो क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो एक जनक से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होता है और क्लोनिंग का तात्पर्य एक अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरे जीव को तैयार करना, यह होता है क्लोनिंग। क्लोन जनक से शारीरिक व आनुवांशिक रूप से पूर्णतः समरूप होता है, अर्थात किसी जीव का प्रतिरूप करना ही क्लोनिंग कहलाता है। अपन ने देख लिया है। माना जाता है कि वर्ष 1997 में डॉली नामक भेड़ का क्लोन बनाया गया था। क्लोनिंग की सहायता से विशेष ऊतकों अंगों का निर्माण कर असाध्य और आनुवंशिक बीमारियों को दूर किया जा सकता है। क्लोनिंग कैंसर के उपचार में भी काम आता है। इसकी मदद से लिवर, किडनी आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब इसका प्रत्यारोपण इसके द्वारा किया जाता है क्लोनिंग के माध्यम से। तो इसकी मदद से लिवर, किडनी आदि अंगों का निर्माण कर प्रत्यारोपण को सुविधाजनक बनाया जाता है। तो आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन पर। तो होमवर्क क्वेश्चन है अपना शल्य चिकित्सा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड है आइसोटोप। तो आपको इसके बारे में आंसर राइट करना है और इनके बारे में कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।